Hello friends, this is Hindu Pradhan. I am working as a guest lecturer in Government Jaydev Satpathy College, Basna. As you know, we are learning about principle of business management. It means व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी के आगे देखते हैं, उसी में यूनिट फर्स्ट के प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के अध्ययन कर रहे थे, हैं कि नहीं। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। कल हमने विपणन, इससे पहले हमने क्या था, सेवी वर्गीय प्रबंध और विपणन प्रबंध के बारे में जाना था। तो आज तो विपणन के उद्देश्य की तक जान चुके हैं, तो अभी विपणन के कार्य देखेंगे, ठीक है नहीं। विपणन के क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं। देखिए, विपणन के कार्यों के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग मान्यता है, परंतु कंडिक एवं स्टील तथा कॉस्ले और क्लार्क ने विपणन के 8 प्रमुख कार्य बताए हैं। इसमें कौन कौन सा है? विक्रय, क्रय, परिवहन, संग्रह, वित्त, जोखिम, बाजार सूचना और प्रमाणीकरण, ठीक है नहीं। तो यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए विपणन को देखिए निम्न प्रकार से कार्यों में आवंटित किया गया है। पहला है वस्तु नियोजन एवं विकास। देखिए, विपणन का कार्य करने के लिए सबसे पहले मुख्य चीज़ क्या होती है? वस्तु। क्योंकि आपके पास जो उत्पादन के लिए वस्तु ही नहीं होगी तो आप किस चीज़ का उत्पादन करेंगे और किस चीज़ का विपणन करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखो, विपणन की आधुनिक विचारधारा उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च स्थान देती है। यह तभी संभव है कि निर्माता उत्पादन से पूर्व संभावित ग्राहकों व उपभोक्ताओं की रुचियों व आवश्यकताओं का पता लगाए और फिर उन्हीं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करें। वस्तु नियोजन एवं विकास इस दिशा में निर्माताओं की बहुत सहायता करता है, ठीक है नहीं। देखिए, वस्तु नियोजन मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, तभी तो आप कर पाओगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको वस्तु का पता ही नहीं रहेगा कौन सी वस्तु बनाना है, तो आप किस चीज़ का विकास करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले वस्तु के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उपभोक्ताओं की रुचियों के बारे में पता करते हैं कि जैसे 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो उनका रुचि किस चीज़ में है, किस प्रकार की खाने की वस्तु में है। 10 से 15 साल तक के बच्चे की मतलब खाने की इच्छा किस वस्तु की है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से सर्वे करते हैं, फिर हमारे संभावित ग्राहक पता जाते हैं, मतलब कौन से बच्चे हमारे उपभोक्ता बनेंगे, फिर उस हिसाब से हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है नहीं। देखिए, आगे देखते हैं विक्रय। विक्रय में क्या होता है? विक्रय को विपणन की आधारशिला माना जाता है। विक्रय के अंतर्गत ग्राहक अनुसंधान, मांग को प्रोत्साहित करना, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन एवं व्यक्तिगत विक्रय सम्मिलित किया जाता है। ये सब क्रियाएं विपणन का अंग मानी जाती है। देखिए, विक्रय को विपणन की आधारशिला माना जाता है, मतलब विपणन किससे किया जाता है? विक्रय के लिए ही किया जाता है, ठीक है नहीं। तो विपणन की आधारशिला क्या हो जाती है? विक्रय होती, क्योंकि बिना काम के तो विपणन कर नहीं सकते। आगे का हमारा प्रोसेस क्या होता है? विक्रय ही होता है। इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं? विपणन का कार्य करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हमको बेचना है उसके लिए हम बाजार खोजते हैं। ये हमारा विक्रय विपणन में होता है। तो विक्रय के अंतर्गत क्या करते? ग्राहक अनुसंधान करते, मतलब ग्राहकों की खोज किया जाता है, फिर मांग को प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञापन में अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन करने के तरीके होते हैं। कहीं पे लगातार टीवी में ऐड दिखाया जाता है, लाउड स्पीकर के द्वारा बताया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं।
और देखिए पोस्टर्स भी ऐसे जगह में लगाए जाते हैं जहाँ बाजार क्षेत्र हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ लोग खड़े होकर एक बार देखें एटलीस्ट उस पोस्टर में, तो उस वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वैज्ञानिक क्रय। वैज्ञानिक क्रय में क्या होता है? उपभोक्ता संतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री, उपकरण, यंत्र आदि क्रय करते समय वैज्ञानिक क्रय के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है नहीं। देखिए आज का उपभोक्ता क्या होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो भी सामग्री आप बेच रहे हैं, उपकरण, यंत्र, ये सब बेचते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि उपभोक्ताओं को आपको उस उपकरण या यंत्र के संबंध में आगे की जानकारी भी देनी पड़ती है कि यह उपकरण कैसा कार्य करता है, अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो किस प्रकार से ठीक भी किया जाएगा, और क्या क्या सावधानी रखना है उपयोग करते वक्त, और किस प्रकार के पार्ट्स लगे हैं, ये सब की जानकारी भी थोड़ी बहुत आपको देनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, आपको उस टाइप की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी। चलो आगे देखते हैं। परिवहन। आधुनिक युग में निर्माता और उपभोक्ता के बीच की दूरी काफ़ी बढ़ गई है। वस्तुओं को निर्माता के स्थान से उपभोक्ता के स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत होती है। बहुत सी कंपनियां अपने माल को उपभोक्ताओं तक शीघ्र पहुंचाने के लिए अपने वाहनों का प्रयोग करती हैं, ठीक है नहीं। देखिए जो सामान होता है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना रहता है कि नहीं, क्योंकि कई बार बड़े बड़े जो सामान रहते हैं तो वो तो उपभोक्ता खुद से ले जा नहीं सकता, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी पड़ती है कि नहीं। इसीलिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी रहती हैं, ये बड़े बड़े शोरूम रहते हैं, वो अपने खुद के गाड़ियाँ रखे रहती हैं ताकि वो उपभोक्ता को उनके पास पहुंचाने की सुविधा दे सके, है कि नहीं। उपभोक्ता के पास जब तक पहुंचने की सुविधा नहीं दोगे, क्या उपभोक्ता आपके पास सामान खरीदेगा? क्या वैसी दुकान के पास जाएगा जहाँ पे ट्रैवलिंग की सुविधा हो, मतलब ट्रैवलिंग की सर्विस देते हैं, ट्रैवलिंग इट मीन ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। भंडारण। देखिए भंडारण में क्या होता है, निर्माताओं द्वारा वस्तुओं का निर्माण करने के बाद किंतु उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग करने से पूर्व उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए भंडारगृहों की आवश्यकता होती है कि नहीं। देखिए शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के गोदामों की ज़रूरत होती है। अब तो भंडारण सुविधाएं किराए पर भी मिलने लगी है। देखो सामान कारखाने से निकलने के बाद और बेचने से पहले किसी जगह में बहुत बड़े पैमाने पे स्टोर करना पड़ता है ताकि वो आगे विक्रय किया जा सके, है कि नहीं। तो देखो तो इस प्रकार की जहाँ संग्रह करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, भंडारगृह बोलते हैं, भंडारगृह या गोदाम। तो देखिए शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के गोदामों की ज़रूरत होती है, ठीक है नहीं। शीघ्र नाशवान वस्तु मतलब जो फल सब्जियां होते हैं, ये सब जो शीघ्र नाशवान होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर में रख के फलों सब्जियों को ख़राब होने से बचाया जाता है ना। देखिए अब तो ये एक टाइप का बिजनेस हो गया है कि लोग भंडारगृह बना देते हैं और व्यापारियों को भंडारगृह दे देते हैं, मतलब किराए पे दे देते हैं कि वो अपना सामान का वहाँ पे संग्रह करके रख सके। देखिए आगे क्या है, प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण। देखिए प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण से विक्रेता एवं क्रेता के मध्य क्रय विक्रय कार्य बहुत आसान हो जाता है। वस्तुओं के गुण, किस्म, आकार, रंग आदि के आधार पर प्रमाप निश्चित किए जाते हैं, है कि नहीं। देखिए प्रमापीकरण श्रेणीकरण क्या होता है, एक
एक श्रेणी में वस्तुओं को विभाजित कर दिया जाता है कि परिमाप निश्चित कर दिया जाता है कि ये वस्तु इतने ही तादाद में बनाई जाएगी, उसमें ये माल लगेगा, इतनी मात्रा में उसमें जो आवश्यक सामान है वो लगेंगे करके। देखिए जैसे जहाँ उच्च आय वर्ग के लोग रहते हैं जिस जगह में, वहाँ पर क्या आपसे कोई 5 या 10 वाले बिस्किट लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ बोला जाएगा कि ये तो गरीबों का खाना है, इसको हम क्यों लेंगे करके, ठीक है। लेकिन वही अगर जहाँ निम्न मतलब जहाँ पर बहुत पुअर लोग मतलब गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर आप 100-200 रुपये वाला बिस्किट बेचने जाएंगे तो वहाँ कोई लेगा क्या? वहाँ कोई नहीं लेगा, बोलेगा कि ये बहुत महंगा बिस्किट है, सो ये तो उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए है, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में वहाँ पे बिजनेस सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो इस प्रकार से श्रेणियों में बांटा जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार की वस्तु का विक्रय हो सकता है, और फिर वस्तु के गुण, किस्म, आकार, रंग आदि को भी ध्यान दिया जाता है कि जैसे बच्चों के लिए किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका कलर चटकीला रहे, मीठा रहे तो अच्छे से मीठा रहे, ज़्यादा मतलब कम मीठा ना रहे, है ना। और अगर कोई चटपटा वस्तु बना रहे तो अच्छा चटपटा रहे, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा तेज़ रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चटपटा चीज़ खाने का मन होता है और वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाते हैं, है कि नहीं। देखिए आगे देखते हैं पैकिंग। देखिए वस्तुओं को उपभोग से पूर्व सुरक्षित हो शुद्ध बनाए रखने के लिए पैकिंग की जाती है। पैकिंग के शीशियों, डिब्बों, बोरों, टीन के कनस्तरों, पीपों और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। पैकिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप बिस्किट भी लेके आते हैं तो वो कैसे रहता है, किलो में थोड़ी ना मिलता है ना, वो पैकेट में मिलते हैं, मतलब पैकेट में पैक होके रहता है, ठीक है नहीं, वैसे ही मिलता है। सो पैकिंग को हम क्यों उपयोग करते हैं कि ताकि हमारा वस्तु उपभोग से पूर्व सुरक्षित तरीके से ग्राहक तक पहुंच जाए, है कि नहीं, इसलिए पैकिंग की जाती है। और पैकिंग के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? शीशी उपयोग करते हैं, डिब्बा, बोरा, टीन के डिब्बा, बोरा किस लिए उपयोग करते हैं? धान वगैरह के लिए, गेहूं के लिए और अनाजों के लिए उपयोग करते हैं। टीन के कनस्तर तेल के लिए, लिक्विड फॉर्म के जो भी सामान है उसके लिए टीन के कनस्तर उपयोग करते हैं। पीपों का भी उपयोग इसलिए करते हैं। प्लास्टिक की थैली जो नॉर्मल सामान बेचना रहता है उसके लिए किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं ब्रांडिंग। बाजार में एक जैसी वस्तुओं में देखिए बाजार में एक जैसी वस्तुओं की भीड़ में अपनी वस्तु को अलग पृथक पहचान देना आवश्यक होता है। इसके लिए क्या है, निर्माता ब्रांड और ट्रेडमार्क का प्रयोग करते हैं, जैसे टाटा, बाटा, रथ, डालडा, डाबर, हीरो, विमल, बजाज, मारुति। ये भारत के बहुत लोकप्रिय ब्रांड हैं जिन्हें देश के हर कोने में पहचाना जाता है। देखिए अगर कोई टाटा बोलेगा तो नॉर्मल सी बात है, टाटा टी बोल देगा या फिर टाटा की गाड़ियाँ बोल देगा, क्योंकि ये लोगों के मुंह में बसा हुआ है। टाटा ने अपना इतना एडवर्टीजमेंट किया है कि लोग उसके नाम को भूल ही नहीं सकते। अगर कोई नमक लेने जाएगा तो टाटा का नमक दो, बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राहक दुकानदार समझ जाता है कि इसको टाटा का नमक चाहिए, है ना। और रेड लेबल बोलते ही लोग क्या समझ जाते हैं कि ये चाय पत्ती ही मांग रहा होगा, और रेड लेबल का तो और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। बाटा बोलने से सोच लेने आया है, इतना ज़्यादा ब्रांडिंग होता है ना। तो अपनी वस्तु को सबसे अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है। देखिए नवा मूल्य निर्धारण। विपणन के अंतर्गत निर्माता द्वारा अपनी वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य भी इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि वह प्रतियोगी वस्तुओं में मुकाबला कर सके और मध्यस्थों
की भी उचित छूट आदि दी जा सके। ठीक है, देखिए मूल्य निर्धारण सबसे बड़ी कड़ी होती है। तो विपणन के अंतर्गत निर्माता को वस्तु के मूल्य निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसको देखना पड़ता है कि उसकी जैसे ही विक्रय करने वाली वस्तु का मूल्य कितना है और उस वस्तु के मूल्य की तुलना में क्या वह अपनी वस्तु को बेच सकता है, क्या उसके द्वारा किए गए उत्पादन मूल्य मतलब उत्पादन लागत जितना हुआ है उसमें वो मूल्य फिट बैठ रहा है, क्यों उतना ज़्यादा मतलब उतना कीमत वो लगा सके, इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। अगला है वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था में यह विपणन की आधारभूत आवश्यकता है, अतः ग्राहकों व मध्यस्थों को उधार विक्रय किस समय तक करना है, उन्हें कितने दिनों की साख देनी है और उधार रकम कैसे वसूल करनी है, ये सब निर्णय विपणन विभाग द्वारा ही लिया जाता है। तो देखो वित्तीय व्यवस्था मतलब पैसे की व्यवस्था करना है ना। सो विपणन में ग्राहकों को और मध्यस्थों को कितना उधार विक्रय करना है, कितने समय के लिए करना है, ये सबका निर्णय लिया जाता है। क्योंकि देखो जब तक उधार विक्रय नहीं करोगे आपके ग्राहक नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि ग्राहक को कभी कभी उधार विक्रय भी करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा तादाद में जब वस्तु विक्रय होता है तो कई बार आधा उधार और आधा नगद होता है, तो सब चीज़ का भी आपको सुविधा रखना पड़ता है। अगला है विक्रयोपरांत सेवाएं। विक्रयोपरांत सेवाएं मतलब विक्रय के माल विक्रय के बाद जो परेशानियाँ आती है उससे संबंधित सेवाएं, मतलब मरम्मत करना, पुर्जों को बदलना और अदर मेंटेनेंस की सर्विस, रिपेयर का सर्विस देना, ये सब काम आता है। ठीक है नहीं, देखिए आगे देखते हैं विपणन। देखिए अंग्रेजी भाषा में विपणन को एडवर्टाइजिंग बोलते हैं और लैटिन भाषा में एडवर्टो, है ना, मतलब लैटिन भाषा का एडवर्टो शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोड़ना। देखिए विज्ञापन एक ऐसा दृश्य व लिखित या मौखिक अव्यक्तिगत संदेश होता है जिससे संभावित ग्राहक को विज्ञापनकर्ता की वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें क्रय करने के लिए आकर्षित किया जाता है। ठीक है नहीं, मतलब उनके ध्यान को मोड़ा जाता है, तभी तो यहाँ पर आकर्षित होंगे और काम वस्तु खरीदेंगे, है कि नहीं। देखिए विपणन के उद्देश्य व कार्य क्या होते हैं। नई वस्तु का परिचय देना। देखिए नई वस्तु का परिचय देते हैं, कैसे देते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टाइजिंग होता है और टीवी में ऐड दिखाए जाते हैं, और क्या क्या होता है, अलग अलग प्रकार से न्यूज़पेपर के साथ पॉम्पलेट भी दिया जाता है, लाउड स्पीकर अनाउंस किया जाता है और पोस्टर्स लगाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से नई वस्तु का परिचय दिया जाता है। अगला है मांग का सृजन। मांग का सृजन मतलब नई वस्तुओं के लिए मांग पैदा करना विज्ञापन का एक बहुत मुख्य कार्य है। यह मांग प्राथमिक एवं चुनिंदा मांग के रूप में होती है। देखिए मांग का सृजन मतलब ग्राहक को जागृत करना कि वो आके आपसे आपकी वस्तु खरीदें। ठीक है नहीं, मतलब वस्तु के लिए डिमांड करवाना कि हाँ आपको इस वस्तु की आवश्यकता है करके। देखिए पहले एसी वगैरह उतना ज़्यादा कोई नहीं खरीदता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है कि लोग पंखा छोड़ के एसी लेने जा रहे हैं। मतलब मांग को बताया जा रहा है कि आपको एसी खरीदना चाहिए, एसी ऐसा होता है वैसा होता है, इस टाइप से एसी की सुविधा को बताया जा रहा है। अगला है मानसिक स्थायित्व एवं वृद्धि। देखिए जब किसी नई वस्तु के लिए मांग पैदा हो जाती है तो ये आवश्यक है उसे स्थायी बनाए रखना। तो विज्ञापन मांग को बनाए रखने व बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है नहीं। एक बार मांग हुई तो उस मांग को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि धीरे धीरे एक समय के बाद उस वस्तु से संबंधित जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में जो उत्पादन किया गया वस्तु है क्या वो विक्रय होगा क्या, नहीं होगा। तो मांग को स्थायी बनाए रखना पड़ता है विज्ञापन के थ्रू।
ये जो विज्ञापन करना ही पड़ता है और साथ में मांग में वृद्धि करनी पड़ती है। अगला है सभी विक्रय कार्य करना, ठीक है। देखिए विज्ञापन में क्या होता है, डाक द्वारा व्यापार की स्थिति में विज्ञापन का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में समस्त कार्य विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। मेल ऑर्डर के द्वारा बिजनेस करने से ये होता है कि सामने अगर हम विज्ञापन करेंगे तभी हम उससे संबंधित क्या जान पाएंगे, क्या हो पाएगा, मतलब ऑर्डर पा पाएंगे, है ना, तभी विक्रय होगा। अगला है विक्रय हेतु मध्यस्थ प्राप्त करना। देखिए विक्रय के लिए हम एजेंट नियुक्त करते हैं, तो विज्ञापन करने से ही फुटकर जो विक्रेता है वो निर्माता से पूछताछ करते हैं कि क्या हम आपकी वस्तु बेच सकते हैं। इस प्रकार मध्यस्थ प्राप्त होते हैं। अगला ब्रांड वरीयता बनाना। ब्रांड वरीयता बनाना मतलब क्या होता है, ग्राहकों, ब्रांड वरीयता से तात्पर्य ग्राहकों द्वारा किसी खास ब्रांड की वस्तु की मांग करना। विज्ञापन में ब्रांड वरीयता स्थापित करने में सहायता मिलती है, मतलब लोग उसी ब्रांड की वस्तु ज़्यादातर मांगते हैं। थैंक यू एवरीवन। आगे का कल देखते हैं।